हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की साइंस, जिसमें हमारा तीसरा अध्याय ऊष्मा। हमने पढ़ा कि ऊष्मा क्या होती है, हमें गर्मी और ठंडक का अनुभव। आज हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, कि कैसे एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण संभव तो आपने देखा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण संभव तो आपने देखा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी हम गैस के ऊपर किसी बर्तन को रखते हैं तो क्या होता है कि जो ज्वाला है या जो गैस की लौ है, उससे हमारा बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है, यही क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण। जब हम ज्वाला पर बर्तन को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। आप लोगों ने देखा कि जब बर्तन बहुत गर्म हो गया और हमने उसको गैस से नीचे उतार दिया तो क्या होता है कि कुछ समय बाद बर्तन ठंडा हो जाता है। इसका मतलब कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में प्रवेश भी करती है और फिर बर्तन से वापस भी आती है। ऊष्मा बर्तन के परिवेश की और स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। बच्चों, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दैट्स मीन्स कि जब भी कोई वस्तु गर्म होगी तो वो क्या करेगी, जो दूसरी वस्तु है यानी जो ठंडी वस्तु है उसकी तरफ अपनी ऊष्मा को ट्रांसफर करेगी। एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे ऊष्मा गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर ट्रांसफर हो रही है। एल्यूमीनियम या लोहे की किसी धातु की एक छड़ अथवा पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसकर, यदि आपके पास स्टैंड न हो तो आप छड़ को किन्हीं ईंटों के बीच में भी दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। क्या देखते हैं हम इस एक्टिविटी में कि हमने क्या किया कि एक एल्यूमिनियम की कोई छड़ ली, उसका एक सिरा किसी बर्नर जिसमें क्या हो, लौ जल रही हो या मोमबत्ती के सामने रख दिया और दूसरा जो छड़ का सिरा है उसको एक स्टैंड या ईंट की सहायता से पकड़ लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही जो बर्नर है उससे ज्वाला छड़ पे पहुंचती है और छड़ का जो स्टार्टिंग का सिरा है वो क्या होता है, गर्म होता है और धीरे धीरे जो क्या होती है, ऊष्मा होती है, वो छड़ के दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाती है और जो छड़ का दूसरा सिरा होता है वो भी क्या हो जाता है, हल्के हल्के से गर्म होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो ऊष्मा है वो गर्म सिरे से ठंडी या ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। और जो ये प्रोसेस है ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, ये क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। और जो ठोस वस्तुएं होती हैं, हमने पढ़ा है कि पदार्थ की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो चालन का प्रक्रम होता है वो किसमें होता है, वो बस ठोस वस्तुओं में ही होता है। क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम की छड़ क्या है, ये एग्जाम्पल है एक ठोस वस्तु का। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है? तो क्या हर प्रकार की वस्तुएं जो ठोस है उनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है? नहीं, हर प्रकार की वस्तुओं में ऊष्मा का चालन संभव नहीं है। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे
जो बर्तन होते हैं उनकी हथली जो होती है वो किससे बनी होती है, वो प्लास्टिक से बनी होती है। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक है वो आसानी से ऊष्मा का चालन नहीं करता है। चालन किन में होता है? चालन बस उन्हीं वस्तुओं में होता है जो चालक वस्तुएं होती है। अब ये चालक वस्तुएं क्या होती है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं चालक। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, आयरन या लोहा तथा कॉपर और अन्य क्या धातुएं। अन्य सभी धातुएं क्या है? ऊष्मा के चालक है। अब कुचालक, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ भी है जिनमें क्या है? ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित नहीं होती है या ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे आपने लकड़ी को देखा होगा, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो पूरी गर्म नहीं होती है। तो इस कुचालक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक तथा लकड़ी। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर हम करें चालक और कुचालक, तो चालक वे सभी वस्तुएं जो ऊष्मा को स्थानांतरित होने देती है या ऊष्मा को रास्ता देती है, लेकिन कुचालक वे सभी वस्तुएं जो ऊष्मा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी कि ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देती। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो ठोस वस्तुएं होती है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालक प्रक्रम के द्वारा होता है, लेकिन जो द्रव और गैसीय अवस्था में वस्तुएं होती है उनमें कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। आपने कभी भी जब पानी को गर्म करने के लिए गैस पे रखा होगा तो आप क्या देखते हैं कि जो बर्तन होता है सबसे पहले जो उसका निचली तला उसमें पानी गर्म होता है और धीरे धीरे जो उसके ऊपरी भाग का पानी भी वो गर्म होने लगता है। आखिर वो कैसे होता है कि यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया और इसमें हमने क्या है? पानी भर रखा है गर्म करने के लिए, और जब भी हमने इसको गैस पे रखा तो क्या हुआ कि जो इसका निचली तला है ये क्या हुआ? ऊष्मा के संपर्क में आया और जो निचली तले पे स्थित जल के कण थे वो क्या हो गए? गर्म हो गए। जब वो गर्म होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो हल्के हो जाते हैं और फिर वो ऊपर चले जाते हैं। जो ऊपर के पानी के कण थे वो क्या रहते हैं? वो भारी रहते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं? वो दूसरी मतलब नीचे तल की ओर स्थानांतरित होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जैसे नीचे पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर चले जाता है और ऊपर का पानी नीचे आने लगता है और जो पूरा बर्तन है या बर्तन में रखा पानी है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास का जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रोसेस पूरी तब तक होती रहती है जब तक कि हम क्या न करें, गैस को या जो ऊष्मा है उसको बंद न कर दें। तब तक ये पूरी प्रोसेस होती रहेगी। जो जल के अणु हैं वो एक दूसरे का स्थान लेते रहेंगे और इस प्रोसेस ही को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं संवहन। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंचती है। हमने पढ़ा कि जो ठोस वस्तुएं हैं उनमें चालन प्रक्रम के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। जो गैस और द्रव अवस्था में पदार्थ थे उनमें संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। लेकिन क्या जो सूर्य का प्रकाश है वो भी हमारे पास इसी प्रोसेस के तहत आता है, संवहन या चालन नहीं? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है या जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, वो क्या है? वो निर्वात है। तो निर्वात में कैसे जो ऊष्मा है वो स्थानांतरित होती है? ऊष्मा निर्वात में विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित ऊष्मा विकिरण के माध्यम से
निर्वात में स्थानांतरित होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई भी माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब ये विकिरण क्या है? विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण को होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानी जब हम किसी ऊष्मा के चारों ओर बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। जब हम सर्दियों में हीटर वगैरह का प्रयोग करते हैं तो हीटर के जब हम चारों तरफ बैठते हैं तो हमें क्या महसूस होती है? हमें गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी कैसे महसूस हो रही है कि जो हीटर से ऊष्मा के कण है वो विकिरण माध्यम से हमारी बॉडी तक पहुंच रहे हैं। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरित कर देता है, और जब हम किसी गर्म बर्तन को ऊष्मा से या ज्वाला से हटाते हैं और कुछ समय बाद हम उसके तले जहां पर उसको रखते हैं बर्तन को, वहां पर अगर टच करें तो हमें लगता है कि वो स्थान भी क्या हो गया है? गर्म हो गया है। अर्थात कि उस स्थान में गर्मी कैसे आई? उस स्थान में गर्मी विकिरण के माध्यम से आई। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश की ऊष्मा को क्या करता है? ग्रहण करता है। जो हमें सूर्य से एनर्जी या ऊष्मा मिलती है वो विकिरण के माध्यम से ही मिलती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है हम क्या करते हैं? वैसे वैसे अपने कपड़ों को भी बदलते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है तो हम क्या करते हैं? उस टाइम हम ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर हम क्या ऊनी वस्त्र पहनते हैं? नहीं, उस टाइम हम क्या करते हैं? उस टाइम हम पहनते हैं सूती वस्त्र। यानी कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है वैसे वैसे हम अपने कपड़ों का चयन करना भी परिवर्तित करते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझते हैं कि कौन से मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डब्बे में जल अधिक गर्म है अथवा किस डब्बे में जल कम गर्म है? बच्चों, हमने क्या करना है कि हमने 2 बर्तन लेने हैं और उन बर्तन में एक को क्या करना है? ब्लैक कलर से पेंट कर देना है और दूसरे को व्हाइट कलर से। अब इनको क्या करना है? इनको 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है। इनमें हम क्या भरेंगे? इनमें हम जल भर के रख देंगे धूप में। तो जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो जिस बर्तन में काला पेंट हुआ है वो क्या होता है? उसका पानी अधिक गर्म होता है, और जो जिस बर्तन में हमने सफेद पेंट किया था वो क्या होता है? वो कम गर्म होता है। इसका मतलब हमें इस क्रियाकलाप से यह चीज समझ में आई कि जो काला रंग होता है वो क्या करता है? ऊष्मा को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है। यानी ऊष्मा जो काले रंग के बर्तन है उसमें ज्यादा आती है, और जो सफेद रंग का बर्तन था उसने कम ऊष्मा को ऑब्जर्व किया, क्योंकि उसमें पानी क्या था? कम गर्म हुआ। क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर अधिक गर्मी हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो क्या करता है? ऊष्मा को कम ऑब्जर्व करता है। और सर्दियों में क्या करना चाहिए? सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है? ये आरामदायक होते हैं।
और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो तब क्या पहनने चाहिए, तब हमें ऊनी वस्त्र या काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को अपनी ओर अधिक क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और हमें क्या होगी, गर्मी का अनुभव होगा। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने सुखद लगते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं जैसे सफेद, वो क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, जिससे हमें गर्मी क्या होती है, कम लगती है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, अतः हमें गर्मी का अनुभव होता है। हम क्या करते हैं, सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उनमें क्या होता है, आसानी से जो हवा है या वायु है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और जब वायु उनमें ट्रैप होती है तो हमें किस चीज का अनुभव होता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए नमस्ते।